हिंदुस्तान का दिल एमपी और एमपी में आई है एक बार फिर इम्तिहान की घड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव की। 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में एमपी के ये जो विधानसभा चुनाव हैं, इस पर क्यों है पूरे देश की निगाहें, क्योंकि हिंदुस्तान के दिल को कौन सा राजनीतिक दल जीतने वाला है। आइए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और राऊ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतू पटवारी से। जानने समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति की रफ्तार को वो कैसे जी रहे हैं और जनता से सरोकार रखने वाली राजनीति आज के इस आधुनिक युग के बदलते दौर में कितनी उनको प्रासंगिक नजर आती है। जीतू जी, क्या कहेंगे, किस तरह से चल रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव? आप पर न केवल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। नहीं, बात यह है कि ये इलेक्शन जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और देश की केंद्र की सरकार ने जिस तरीके का एक नज़रिया बना दिया मध्य प्रदेश का, जिसमें विधायक खरीदने और बेचने लगे, जिसमें लोकतंत्र की हत्या हुई, जिसमें अराजकता, राजनीतिक अराजकता क्या होती है वो उसने चरम सीमा क्रॉस कर दी। तो मैं मानता हूँ जनता त्रस्त है, वो चाहे महंगाई से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, चाहे व्यापार व्यवसाय के समाप्ति से हो, चाहे किसानों की कर्जदारी से हो, चाहे अलग अलग तरीके की यातनाएं अलग अलग वर्गों को मिल रही है। वो कर्मचारी भी दुखी, एक वर्ग, एक सेगमेंट इस बीजेपी के साथ नहीं है, सरकार के साथ नहीं है, शिवराज जी के साथ नहीं है। मैं समझता हूँ बदलाव बड़ा है और 155 सीट से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश की समृद्धि की ओर चल रहा है मध्य प्रदेश का। लेकिन आप कह रहे हैं जनता जीतेगी, बीजेपी हारेगी। बीजेपी तो कह रही है हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं और प्रदेश में शिवराज जी हैं और विकास किया है। कांग्रेस के पास कोई विकास के प्रमाण नहीं है, लेकिन बीजेपी एक बड़ा पुलिंदा लेकर चलती है कि इतने विकास कार्य किए हैं। कई बड़े बड़े उदाहरण जो है बीजेपी अपने भाषणों में जो है सामने रखती है, उनके नेता रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों चिल्ला कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आपने भी पूछा डबल इंजन लगता कब है? जब एक इंजन फेल हो जाता है। शिवराज जी फेल हो गए, तभी तो मोदी जी को इंजन लगाना पड़ा। नहीं तो कहते यही हमारा इंजन है, तेज़ दौड़ता है, पूरी ट्रेन को खींचता है, विकास भी है, समृद्धि भी है, शांति भी है, हैप्पीनेस भी है, बच्चों के लिए रोजगार भी है, सब नहीं है तभी डबल इंजन है। तो आपके पास कौन सा इंजन है? आप तो बताइए, आपके पास कौन सा इंजन है? बीजेपी तो कहती है हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा इंजन है, आपके पास कौन सा इंजन है? हमारे पास वो विरासत है समृद्धि की, जिसने देश को 70 साल में क्या दिया वो अब बेच रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास वो विरासत है आज़ादी की, वो समृद्धि में शहादत की विरासत है। हमारे पास एक नई सोच है, हमारे पास एक नए भारत की परिकल्पना है। 21वीं सदी का सपना देखा था राजीव जी ने, वैसा ही अब यहाँ से आगे देश विश्व में नंबर 1 कैसे हो, उसका हमारे पास सोच है, विचार है। नफरत नहीं है हमारे पास, घृणा नहीं है हमारे पास। नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान है। तो मैं मानता हूँ देश देख रहा है। हमने पहले जब अवसर आया, वो चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे नेहरू जी का हो, चाहे शास्त्री जी का हो, चाहे मनमोहन सिंह जी का हो, चाहे नरसिंह राव जी का हो, जब अवसर आया हमने कुछ न कुछ देश को ऐसा दिया कि देश तेज़ रफ्तार से दौड़ा है। डबल इंजन ने, एक ही इंजन ने देश को जैसे दौड़ाया वो आज देश याद करता है। गांधी परिवार का इंजन है आपके? नहीं, हमारे पास सारे हैं जो प्रधानमंत्री हैं। ज़रूर गांधी परिवार का भी, गांधी परिवार का ही एक ही परिवार है जिसने शहादत दी और फिर भी कभी डराया डिगा नहीं। एक ही परिवार है जिसने इस देश की विरासत को संभालते हुए अपने आप को देश पे निछावर कर दिया। देश की आज़ादी के पहले भी वही बलिदान उनके पुरखों ने दिए हैं। वो चाहे देश के लिए आज़ादी में कुछ करने को लेकर, जेल की सलाखों के पीछे जाने को लेकर, या फिर देश की उन्नति में भी अपने बलिदान दिए, दिखे हैं सब। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बात आपके वचन पत्र की होना थी, लेकिन बात हो रही है मध्य प्रदेश में कपड़ा फाड़ो पॉलिटिक्स की। जब कमलनाथ जी कहते हैं कि गलत टिकट बढ़ गए तो मेरे पास ना आइए, आप जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह के पास जाइए, और फिर भरे मंच से दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि बी फॉर्म और ए फॉर्म पर किसकी साइन होती है, तो आप किन के पास जाएंगे? क्या नहीं लगता कि ये राजनीति में अनुशासनहीनता का दायरा था? एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया जनता के सामने जिसने आपके किए कराए पर पानी फेर दिया। नहीं, वो अपना अपना नज़रिया देखने और समझने का। एक अच्छी केमिस्ट्री दो दोस्तों में, दो परिवारों में, दो बहुत साल से एक साथ काम करने वाले व्यक्तित्व की थी। मैं मानता हूँ आपने वो तो देखा, पर आपने ये नहीं देखा कि 2600 रुपये किसानों का गेहूं कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि 5 हार्स पावर का फ्री कनेक्शन हमारे किसान परिवार को मिलने लगा। 2 लाख तक की ऋण माफ़ी योजना फिर चालू हो गई। आपने ये क्यों नहीं देखा कि खेत सड़क योजना बन गई, हर खेत तक सड़क जाएगी? ये नहीं देखा कि हमारी जो बीमा कंपनियां हैं शिवराज जी के राज में,
किसानों से पैसे लेती थी और 40-40 हज़ार करोड़ रुपए के फायदे में हो गई। हमने कहा कि बीमा कंपनी राज्य सरकार अपनी बनाएगी, जिसमें किसानों का पैसा फायदा भी हुआ तो राज्य को और नुकसान भी होगा तो राज्य वहन करेगा। ये अपने आप में इतना देखना था। कुर्ते के पीछे किसान की समृद्धि की भी तो बात करनी थी। लेकिन ये कपड़ा फाड़ो, ये आपको लगता है शोभा देता है एक बड़े राजनेता का, पूर्व मुख्यमंत्री का, केंद्र में सरकार में मंत्री रहे हैं, और फिर किसके लिए कहना, 10 साल के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहना, ये शोभा देता है क्या? नहीं, मैंने ये कहा कि ये एक दोस्तों की केमिस्ट्री का भाव था, उसको जियो, आनंद लो, दोस्ताना लहजे में देखो, उसमें राजनीतिक पुट मत ढूंढो। ये दोस्ती का समय है, चुनाव तो बड़ा गंभीरता से लड़ा जाने वाला मौका होता है, अवसर होता है, लोकतंत्र का महायज्ञ होता है, जनता से सरोकार रखने वाली बातें करने का वक्त होता है। पर इससे गंभीर एक विषय और है। हमारे परिवार के नए बच्चे बेरोजगार हैं। हमने 2 लाख नौकरियां हर हालत में हम बच्चों को देंगे, सरकारी नौकरियां, 1 लाख के पद भरेंगे। हम जो बच्चों को, मैंने कहा कि पंचायत स्तर पर 1 लाख नई नौकरियां लेके आएंगे। हम जो एग्ज़ाम्स होती है राज्य सरकार की MPPSC की, उसमें 1 रुपया भी शुल्क नहीं है, 100% मुफ्त। हमने विज़न दिया है समाज को, हमने विज़न दिया है एक ऐसा जो बच्चों को हर हाथ को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले। ये इस भावना को उस वचन पत्र में क्यों नहीं देखते हो आप? चलिए, अच्छा ये बताइए, ये तो चलिए बहुत प्रदेश की बात हो गई, हमने पूरा प्रदेश घूम लिया, अब राऊ की भी जरा बात कर लें। ये तो आपकी कर्मभूमि भी है, आपकी जन्मभूमि भी है। राऊ विधानसभा के क्या हाल हैं, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है जीतू पटवारी जी के लिए भी। 20 साल है और 20 साल में एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि जीतू पटवारी खराब आदमी। वो तो आप सेट कर लेते हैं, बीजेपी वाले ऐसा कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं को सेट कर लेते हैं जीतू पटवारी। 20 साल में परिवार का एक भी साथी ऐसा नहीं है जिसने मुझे कुछ कहा या मेरे संज्ञान में आया और मैंने, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैंने उसको निराश किया। 20 साल में जैसे एक परिवार को सजाया और संवारा जाता है, अपना घर बनाया जाता है, खुद के लिए जिया जाता है, अपने परिवार के लिए ऐसा जिया हूँ मैं इस विधानसभा के लिए। मैंने, जब मैं ये बात करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। मुझे याद नहीं है कि क्या रात और क्या दिन मेरे परिवार के लोगों के लिए मैंने कभी भी 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ। तो मुझे फ़क्र है, 5 लाख% पब्लिक परिवार बेटे को जिताएगी, संज्ञान है मुझे, और अच्छा लंबा जिताएगी। जो दूसरे लड़ रहे हैं वो भी अच्छे आदमी, बुरे नहीं हैं, वो भी परिवार के। पर जब मैं उनको पिता कहता हूँ तो पिता में कोई दुर्भावना नहीं है, उनके लिए कोई खराब शब्द या भाव नहीं है। वो पिता है, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, वो देंगे भी। और मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। मैंने कहा बुधनी से ज़्यादा समृद्ध हुई है राऊ विधानसभा, तो फ़क्र से कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी इसका तिरस्कार नहीं करती, ना का इसका प्रतिकार नहीं करती। इसका मतलब है हुई है। मैं इस भावना को जीता हूँ कि अब मेरा अगला मिशन क्या है राऊ को लेके। 25,000 नए रोजगार जनरेट कैसे करूं अगले 5 साल में मेरे परिवार के बच्चों के लिए। मेरा अगला मिशन है 25,000 मेरी बहनों के लिए रोजगार जनरेट कैसे करूं। मेरा अगला मिशन है कि ट्रैफिक की जो छोटी मोटी व्यवस्था 4-5 जगह राऊ विधानसभा में खराब होती है, उससे हम निजात कैसे पाएँ। और मेरी अंत में मेरे बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मेरे राव के बच्चों को जो ट्यूशन MPPSC से लेकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी वो करे तो वो मुफ्त कैसे हो, ये मेरा अगला मिशन है और इस पर काम कर। आपके पिछले मिशन की भी थोड़ी आपको याद दिलाता हूँ। 2018 में आपने कहा था कि मैं एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जहाँ पर निःशुल्क इलाज होगा, हमारी संस्था है, लक्ष्य उसके बैनर तले पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया कराऊंगा। आपने कहा था युवाओं को रोज़गार से जोड़ूंगा, और आपको सौभाग्यशाली थे कि युवाओं का मंत्रालय भी मिला। लेकिन कितना कर पाए आप, क्योंकि आपकी 18 महीनों की 15 महीनों की जो सरकार थी उसमें मौका बहुत मिला आपको, लेकिन कर कितना पाए, एग्जीक्यूट कितना हो पाए? बिल्कुल सही है महन, बहुत अच्छा प्रश्न है, दिल को छूने वाला है। 15 महीने में 3 यूनिवर्सिटी खुल गई में 6,000 लोग काम कर रहे हैं। 15 महीने में, इसी 5 साल में हमने ज़मीन ली उस हॉस्पिटल के नाम रजिस्टर्ड कराई, जिसको 27 एकड़ 26 एकड़ ज़मीन, ऐसी जगह कि एक ऐसा हॉस्पिटल बने जो MY के तर्ज पे, वो गरीब की हो, वो मूर्त रूप है। कोविड आया, अर्थ की व्यवस्था नहीं हुई, हमें मैनेजमेंट नहीं जमा, बैंकों की हालत ख़राब हो गई, लोन नहीं मिले, पर यात्रा जारी है। उसी हाँ मांगेगी, देना भी है, करना भी है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, ये जो हॉस्पिटल की परिकल्पना है राजनीतिक नहीं है। ये मैं इसको कुछ दे दूँ और कुछ ले लूँ, ये नहीं है। मैं जब ऊपर जाऊँ, ईश्वर के पास जाऊँ,
और ये करके जाऊँ तो शांति से जाऊँगा, अगर नहीं करके गया तो यहीं घूमता रहूँगा। मैं उसको इस राजनीतिक लाभ और हानि से जोड़ता ही नहीं हूँ। वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्वार्थ रहित होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपना क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये कभी नहीं देखा जाता है। मेरा सब कुछ हो चुका है, 4 बार चुनाव लड़ना है किस उम्र में, इतनी कम उम्र में, इससे बड़ा किसी इंदौर में तो मैं नहीं दिखता है कि किसी को अवसर मिला होगा। ईश्वर ने, मेरे परिवार के लोगों ने, राव परिवार के लोगों ने दिया है। मैंने जो जो वचन पत्र में बोला, जो जो बोला 95% कंप्लीट है। वचन पत्र पढ़ोगे तो मिलेगा। रोडों के हालात एक नंबर है, या तो बन गई है या बन रही है। लेकिन बीजेपी वाले फिर ये आरोप क्यों लगाते हैं कि विकास नहीं किया, विकास तो हम करेंगे, विकास तो अधूरा है, राऊ के सारे सपने अधूरे हैं। अभी तक किस बीजेपी वाले ने कहा है कि विकास नहीं हुआ? मैंने चिट्ठी लिखी उनको। बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने। अगर उन्होंने, मैंने उनका कभी भाषण नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा कि विकास नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि विकास हमारी पार्टी ने किया। तो मैं भगवान श्री राम से सीधे तो यहाँ कुछ नहीं उतार दूंगा, जो सरकार रहेगी उसी से करवाऊंगा। तो मैं मानता हूँ कि जो विकास हुआ, फिर नारियल ले लेके क्यों दौड़ते हैं वो? एक ट्रक नारियल लेके दौड़ लिए 2 महीने में, वो कहाँ से आया विकास? वो कहाँ से हुआ भाई, अगर विकास नहीं हुआ तो? और विकास नहीं हुआ तो फिर मैंने चिट्ठी लिखी आपको 1 साल पहले, ओपन लिखी, अलग अलग लिखी, घर भी पहुँचाई, ट्विटर पे भी दी। तो उसमें मैंने पूछा कोई विकास अधूरा हो तो बताओ, फिर क्यों नहीं बता पाए? क्यों नहीं बता पाए? और अब भी चलो, जो हो गया सो हो गया। अभी मैं कहता हूँ, एज ए MLA, लाइट बंद है खंबे की, पार्षद का काम है। सफाई नहीं हो रही है, पार्षद का काम है, नगर निगम का काम है। ड्रेनेज साफ नहीं है, नगर निगम का काम है। कहीं ऐसी व्यवस्थाएं, गली नहीं बनी तो पार्षद का काम है। कीचड़ हो गया, साफ सफाई पार्षद का काम है, नगर निगम का काम है, महापौर का काम है। एज ए MLA आपको मैं बिना घृणा से, बिना अहंकार से हाथ जोड़ के, कौन सा काम ऐसा है अब बता दें वो कि ये काम होना था और तुमने नहीं किया? चैलेंज दे रहे हैं मतलब? नहीं, चैलेंज नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं प्रार्थना। मैं कभी हाँ, चुनाव चुनौती है, पर मैं प्रार्थना, मैं पिता को क्यों चुनौती दूंगा? अरे मेरे पिता है 75 साल के, उनको मैं चुनौती कैसे दे सकता हूँ? मैं तो उनके चरणों में रख के उनकी सेवा कर सकता हूँ, करूँगा। अच्छा, अब तो प्रदेश भर में व्यस्त रहते हैं। राऊ की जनता कहती है कि फिर एक बार जिता दिया तो फिर प्रदेश के दौरे पे निकल जाएंगे। राऊ का क्या होगा? राऊ के सामने हमेशा सवाल खड़ा रहता है, प्रश्न चिन्ह रहता है, क्योंकि जब प्रदेश का कोई बड़ा नेता रहता है तो स्वाभाविक सी बात है दौरे। प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए शिवराज सिंह चौहान, तो बुधनी वालों को बुरा लग रहा है। अगर मैं प्रदेश में इस लायक बना कि प्रदेश में मेरी पार्टी मुझे कोई दायित्व देती है, तो मेरे राऊ के लोगों को फक्र नहीं होगा? परिवार का बेटा अगर पूरे प्रदेश में अच्छा काम करेगा तो परिवार के लोगों को खुशी नहीं होगी? ये कौन सी नकारात्मक सोच है? यहाँ की कंप्लीट सेवा हुई कि नहीं? अगर उसमें कोई कोताही मैंने बरती, देखा नहीं, मैंने आपकी फिक्र नहीं की या आपके लिए लड़ा नहीं, मैं अपने मन से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, पर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि विधानसभा के परफॉर्मेंस से कौन सा सेगमेंट ऐसा था जिसका अवसर समय पे मुझे उठाना था और मैंने नहीं उठाया हो? मैंने 3000 रुपये कुंटल की लड़ाई लड़ी, 2600 रुपये करा दिया है 5 साल से पहले, 3000 करा के रहूँगा। ये भावना, ये अरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो और मैं चुप रहूँ, मेरे राऊ की जनता देखती रहे। जब विधायक 25-25, 50-50 करोड़ में बिकते रहे और मैं बिक जाऊँ, अरे भैया, अरे चलो पैसे अपनी जगह, विधायक पद के लालच में, मंत्री पद के लालच में इधर से उधर हो जाए और मैं उस लालच में पड़ जाऊं, ऐसा विधायक चाहिए था राऊ को। राऊ के बेटों को, राऊ के भाइयों को, परिवारजनों को ईमानदार विधायक चाहिए था। महेंद्र जी, 50 करोड़, 50 खोखा शब्द कहाँ से आया? ये शब्द जहाँ से आया, 50 करोड़ में कमरा भरा जाता है, फिर भी बाहर रह जाते हैं। इतने पैसे को हाथ भी नहीं लगाना। जो लोगों ने नहीं लिया है उनकी ईमानदारी का कोई टेस्ट नहीं होता है। अवसर आता है ईमानदार रहने का, एक भी आरोप बीजेपी भी नहीं लगा पाई। तो ये भावना मेरे राऊ विधानसभा के परिवार के लोग जी रहे हैं और मैं उनसे भी, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं बेटा हूँ उनका। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे जिताओगे तू ही बेटा रहूँगा, हर परिस्थिति में बेटा रहूँगा और हूँ। मेरा विधानसभा, मेरा परिवार। अच्छा, एक होड़ सी बड़ी मची रहती है आपके नाम को लेकर। बीजेपी भी टेंशन में रहती कहीं आप आगे ना निकल जाए और कांग्रेस भी टेंशन में रहती कहीं आप आगे ना निकल जाएं। तो जीतू पटवारी आगे ना निकल जाएं, इस रेस में कहीं दिक्कत तो नहीं आती? प्रतियोगिता का चारों तरफ वातावरण है, आपकी प्रतियोगिता बीजेपी से भी उतनी ही है जितनी कांग्रेस में भी है। 2 सवाल एक साथ।
एक सवाल ये कि राव के लोग आपके प्रदेश का नेता बनने पर कोई नाराज तो नहीं होंगे? और अब आप कह रहे हो कि लोग आप आगे बढ़ रहे हो तो परेशान है। तो प्रतियोगी वातावरण है ना, इसलिए पूछना लाजमी है। मेरे कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग भी वैसा ही प्यार करते हैं मुझसे। और मेरा बीजेपी के जो शिवराज सिंह चौहान है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के नेता है, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, मेरे दुश्मन थोड़ी है यार, हमारे ही हैं, परिवार के ही हैं, विचार अलग हो सकते हैं। मेरी आज तक एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता से कभी कोई किचान नहीं हुई, उनके सुख से मैं कभी दुखी नहीं हुआ। और मेरी पार्टी के लोग, परिवार के लोग ये चाहते हैं जीतू पटवारी अच्छा करे, उससे उनको फ़ख्र महसूस होता है। और मैं मानता हूँ कि सब मिला के मुझे आशीर्वाद देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो आपकी विधानसभा में आते हैं और कहते हैं कि नाना की तो लग गई, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि इतने बड़े कद्दावर नेता हैं वो। समझ की बातें हैं। कैलाश विजयवर्गीय बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत समझदार नेता हैं, और मैं मानता हूं कि ख्याति प्राप्त है उनको बोलने की। तो उन्होंने कहा नाना की लग गई, यानी वो सोच रहे हैं जीतू पटवारी बहुत ऊपर जाएगा, लड़के जीतेगा और ऊपर भी काम बता देगा, ये बोल रहे हो। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? अब यार, अब मैं इसको उत्तर कैसे दूं? ये मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में तब रहता जब ये कहता कि मैं इतने लाख से जीतूँगा, उतने हज़ार से जीतूँगा। मैं कहूँ मेरे को जिताएंगे लोग, मैंने कभी नहीं कहा, और आज तक एक भी बार मैंने संख्या नहीं बताई। मेरे परिवार की मैंने सेवा की है, मैंने ईमानदारी से की है, 100% की है। मैं भावुक हो जाता हूँ जब इस विधानसभा के प्यार और प्रेम की बात करता हूँ, तो मुझे पक्का भरोसा है कि बेटे को गले लगाएंगे लोग। अच्छा, आपकी पार्टी में आप एक गेम प्लान करते हैं। अगर हम राऊ कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें तो चारों कोनों में आपने बीजेपी के खाने चित करने के लिए व्यवस्था जमा दी है। आपने सोहराब पटेल जो बांक से आते हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी आप ही के हैं, आपकी परछाई हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी आप बना लाए, किसी को प्रदेश का मंत्री बना दिया, अफसर पटेल जैसे नाम। ये कैसे 64 बिठा लेते हैं? मतलब शतरंज के भी पक्के खिलाड़ी हैं और शतरंज के आपका शौक है और उसको राजनीति में करके दिखा देते हैं। क्या आपने जितने नाम बताए सब राजनीति मुझसे सीनियर है, और मैं मानता हूँ कि सभी परिवार के लोगों का मुझे खूब स्नेह और प्यार और मोहब्बत मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। नहीं, कहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमलनाथ जी ने। सिफारिश तो आपकी लगी है? नहीं, मैं सिफारिश क्या, उनमें योग्यता थी तब नेचुरल है, स्वाभाविक है कि मैं अगर योग्य व्यक्ति को सही जगह बिठाया जाए तो बुरा क्या। 2 कार्यकारी अध्यक्ष, एक प्रदेश का महामंत्री, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं नाम भी आपको बता दूं, सदाशिव यादव, मनीष पटेल, अफसर पटेल, सोहराब पटेल, ये सब 64 जो है बड़ी राऊ के आसपास ही क्यों घूम रही है कांग्रेस की? ये जिताएंगे राऊ में आपको? राऊ के लिए आपकी विनिंग। अच्छा, लेकिन अब शिद्दत से लड़ेंगे ना, शिद्दत से जीतने के लिए मैदान में आ गए हैं वो भी, तो अच्छा है ना। अच्छा, बीजेपी से आपको डर नहीं लगता? बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, नेटवर्क बहुत तगड़ा है, कैंडिडेट भी बड़े सीनियर अनुभवी हैं, और हालांकि पिछली बार आपके सामने वही थे, रिपीट हुए हैं, तो इसको लक बाय चांस मानते हैं या खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं? चुनौती होता है, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो संगठन का और सबका जो भाव है वो भी मैं मानता हूँ कि इस तरीके से हल्के में चुनाव लेता है तो वो अपने आप की पैर पे कुराड़ी मारता है। तो मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, हमारे परिवार के लोगों को बहुत मेहनत करनी है, पर मुझे ये पक्का विश्वास है कि मेरे परिवार के लोग गले लगाएंगे, प्यार करेंगे। अद्भुत अकल्पनीय जो मैंने 5 साल, 10 साल, 15 साल सेवा की, उसका प्रतिसाद देंगे। साइकिल चल रही है बराबर राऊ विधानसभा में? नई साइकिल, चुनाव में नई साइकिल से घूमते नजर आएंगे? पहले की बहुत पुरानी हो गई थी, तो अब अभी एक नई मंगाई है, बहुत मुश्किल से आई है, तो नई साइकिल चलेगी। नई साइकिल चलेगी, नए वादों और नए इरादों के नए वादों और नए इरादों के साथ। जाते जाते एक वादा, एक ऐसा सपना राऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपकी कर्मभूमि भी है, आपकी रणभूमि भी यही है, जो आप करके दिखाएंगे, और चुनाव में जनता क्यों जीतू पटवारी को चुनेगी? बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए चुने कि मैंने कभी भी 6 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा मैंने सोया। इसलिए चुने कि एक भी परिवार का व्यक्ति मेरे संज्ञान में कुछ आया और भगवान ने, ईश्वर ने उसके लिए मुझे कुछ करवा दिया। इसलिए चुने कि एक भी सेगमेंट वो चाहे सड़क का, पानी का या और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबके लिए मैंने काम करने की कोशिश की। राऊ विधानसभा बुधनी से ज़्यादा समृद्ध बनाई। मैंने विधानसभा में भी कोई जो एक विधायक का दायित्व होता है ईमानदारी से किया। मैंने आज तक चारा ने भी किसी से चंदा नहीं मांगा, आज तक चवन्नी भी का भी करप्शन नहीं किया। मैंने एक भी परिवार का भारतीय जनता पार्टी के साथी को कभी दर्द नहीं दिया, बदला नहीं लिया। मेरे परिवार के जो लोग मुझे जिताते हैं उनके लिए भी अद्भुत आधी रात को मैं खड़ा रहा। मैं मानता हूं कि मैं भविष्य में रोजगार युक्त आत्मनिर्भर राऊ विधानसभा बने, इसके लिए 25,000
महिलाओं के और 25,000 युवाओं के पद सृजन रोजगार को लेकर करना चाहता हूँ। मेरा जो हॉस्पिटल का सपना है उसके लिए 40% काम हो गया है, 60% और करना है। उसका जो बच्चों की बीमारी को लेकर शासन ने जो 25 लाख रुपए तक का सहायता की बात की है, ये भी कांग्रेस पार्टी नहीं की है। तो मैं मानता हूँ कि जो कोविड के बाद घर घर में महंगाई का दर्द झेल रहे हैं, वो वचन पत्र कांग्रेस का हो, चाहे युवा के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे और परिवार के साथियों के लिए हो, मैं मानता हूँ एक ऐसा भाव जो मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, किसान परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे इसलिए चुने कि 3,000 रुपये की लड़ाई मैंने बहुत शिद्दत से लड़ी। किसानों के फसलों के दाम की लड़ाई मैंने विधानसभा में जब भी आलू प्याज लहसुन के कंधे पे ले जा के भी लड़ी, और मैं मानता हूँ उसकी आधी अधूरी लड़ाई हमने 2600 तक की जीत ली है। अब 3,000 की बारी। चलिए, तो ये हैं जीतू पटवारी, बेबाक हैं, तेज रफ्तार के साथ राजनीति करते हैं, जनता को क्या जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं उनका एहसास भी कराते हैं और विपक्ष का धर्म 100% निभाते हैं। देखना होगा कि इस इम्तिहान की घड़ी में, इस अग्नि परीक्षा के दौर में जीतू पटवारी को राऊ की जनता कितने नंबर देती है। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।